सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। अफगानिस्तान की स्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। तालिबान और आर्मी के बीच टकराव भीषण होता जा रहा है। अफगानी एयरफोर्स ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। तालिबान के 2 ठिकानों को टारगेट किया है। 35 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए हैं। गोला बारूद बर्बाद हुआ है। तालिबानी आतंकी इसका बदला आम लोगों से ले रहे हैं, खासकर वो लोग जिनका परिवार सरकार से जुड़ा हुआ है। लगातार अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। तालिबानियों ने कंधार के बाहरी इलाकों में कोहराम मचाया, लोगों को घर से अगवा कर उनकी हत्या कर दी। आज हम आपको तालिबान के सबसे खूंखार रूप से रूबरू करवाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि पठान लैंड कैसे जहन्नुम बन चुका है। बर्बरता में लिपटे इस धुंधले दृश्य को ना हूबहू हम दिखा सकते हैं और ना आप इसे देख सकते हैं, लेकिन बताना और दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें अफगानिस्तान के नरकिस्तान में तब्दील हो जाने का चीखता हुआ प्रमाण है। इसमें तड़पते हुए लोकतंत्र का सबूत है। इसमें आतंकियों के अत्याचार की अति है। इसमें बेलगाम हो चुके तालिबान के खूनी तांडव की पराकाष्ठा है। इसलिए आप इसे देखिए और समझिए कि हिंदुस्तान के पड़ोस का पठान लैंड किस कदर खून के छींटों से भीग रहा है, किस तरह एक मुल्क दहशतगर्दों की मुट्ठी में बंद हो चुका है। अफगानियों की छाती पर गोलियों से किस इलाके में खूनी कहानी लिखी जा रही है, ये अहम नहीं है। ये भी अहम नहीं है कि तालिबानी मार्का गोलियों से मरने वाले कौन हैं। अहम यह है कि तालिबान कितना बेरहम हो चुका है, कितने बेलगाम हो चुके हैं उसके आतंकी, कितने बेदर्द हो चुके हैं। और अहम यह है कि खून खौलाने वाली तालिबानी क्रूरता पर दुनिया कैसे मौन है। इन तस्वीरों में जमीन पर गिरे चंद लोग दिख रहे हैं। ये गिनती सिर्फ इतनी भर नहीं है। ना तो मरने वाले सिर्फ इतने हैं, न मारने वाले। दोनों की तादाद बेहिसाब है। हाँ, एक बढ़ता हुआ आंकड़ा जरूर है जो खौफनाक है, दर्दनाक है और इंसानियत के नाम पर बहुत शर्मनाक है। ये आंकड़े बताते हैं कि कंधार में भी तालिबान अब कत्लेआम मचाना शुरू कर चुका है। यमदूत की मानिंद घूम रहे तालिबानियों ने सिर्फ कंधार प्रांत में 33 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। पिछले 2 हफ्तों में अफगानिस्तान के दक्षिणी कंधार प्रांत में लोगों की हत्या करने के बाद अपने कब्जे का विस्तार किया। बताया जा रहा है कि लोकतंत्र के पैरोकारों की यूं ही बलि दी जा रही है। क्रूरता की कहानी लिख रहे बेलगाम तालिबानी धार्मिक विद्वानों की बलि दे रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आदिवासी बुजुर्गों, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों और महिला पत्रकारों को गोलियों से भून रहे हैं। हैवान बन चुका तालिबान अफगानी सरकार की मदद करने का इल्जाम लगाकर युद्ध अपराधियों को सजा दे रहे हैं, युद्ध अपराध कर रहे हैं। कंधार में जिलों पर नियंत्रण करने वाले तालिबानी लड़ाकों ने सैकड़ों आम नागरिकों को अगवा कर लिया, जिन पर वे सरकार से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं। तालिबान ने कथित तौर पर कुछ बंदियों को मार डाला है, जिनमें प्रांतीय सरकार के अधिकारियों के रिश्तेदार और पुलिस और सेना के सदस्य शामिल हैं। कंधार शहर के चारों तरफ 300 से ज्यादा लोगों को उठा लिया गया है। तालिबान उन्हीं लोगों को मार रहा है। दहशत के नाम पर कंधार शहर कब्जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तालिबानियों के आतंक का अंदाजा अफगानी सरकार को भी है, लिहाजा मिलिट्री एक्शन के साथ साथ अब कर्फ्यू का भी सहारा लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि तालिबानियों को शहर पर हमला करने से रोकने के लिए शनिवार को तकरीबन पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। अमेरिका के खुफिया विश्लेषकों ने डरावनी भविष्यवाणी की है अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर। दावा किया जा रहा है कि जिस रफ्तार से तालिबान अवैध आधिपत्य जमा रहा है, इससे 6 महीने के अंदर अफगानिस्तान में पूरी तरह से बंदूकधारियों की हुकूमत होगी। हिंसा को रोकने और तालिबान की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए 31 प्रांतों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं है। हालांकि काबुल, पंजशीर और नंगरहार में कर्फ्यू से छूट दी गई है। जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ रहा है, कंधार शहर के बाहरी इलाके में अब सुरक्षा बलों के साथ भीषण बारूदी टकराव भी हो रहा है। अफगानिस्तान की एयरफोर्स एक्शन में आ चुकी है और वो तालिबान पर लगातार हवाई हमले कर रही है। 23 जुलाई की रात को अफगानिस्तान के एयरफोर्स ने 2 प्रांतों के तालिबानी अड्डों पर हमला किया। इसमें 35 आतंकी मारे गए और कई आतंकी घायल हो गए। अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रही अफगानी सेना ने आसमान से प्रचंड प्रहार करना शुरू किया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की माने तो दक्षिणी हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह के बाहरी इलाके में अफगानी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की है। हमले में 2 गैर अफगानी आतंकी और 14 तालिबानियों की मौत हुई है, जबकि 3 आतंकी वाहन, 6 मोटरसाइकिल, 2 बंकर, उनके हथियार और गोला बारूद का भंडार ध्वस्त हो गया। अफगानी वायुसेना की दूसरी स्ट्राइक उत्तरी जजान प्रांत की राजधानी शिबरघन के बाहरी इलाके में तालिबानी अड्डों पर हुई है। मुरगब और हसन तब्बिन गांव में युद्धक विमानों से हमला किया गया है। हमले में 19 आतंकवादी मारे गए हैं, 15 जख्मी हैं। दैत्य समूहों को रोकने के लिए अफगानी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर कंधार की देहरी पर पहुंचकर जब से तालिबानियों ने खून खराबा शुरू किया है, तब से एयरफोर्स और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। हालांकि तालिबानी आतंकवादी फिर भी अफगानी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं और यही वजह है कि बढ़ते वक्त के साथ साथ तकरीबन मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में उनका कब्जा होता जा रहा है। एक वायरस की तरह तालिबानी आतंकवादी भी मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं और इसको लेकर अब रूस भी चौकन्ना हो गया है। बरसों पहले तालिबान की ताकत से साक्षात्कार कर चुका रूस चौकस है। अपनी चौहद्दी को अभेद्य बनाने के लिए आक्रामकता के रास्ते पर चल पड़ा है। रूस ने टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल सहित कई सैन्य उपकरणों को उतार दिया है। रूस ने अपने हथियारों को ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि रूस और ताजिकिस्तान आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से लगी सीमा पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकते हैं। ताजिकिस्तान में रूसी सेना का विदेशी जमीन पर सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। रूस ने अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने के लिए 17 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को वहां तैनात किया है। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के पहले बैच को एक दिन पहले ही रूसी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान की मदद से दुशांबे पहुंचाया गया है। अफगान ताजिक सीमा के पास रूसी टैंक T-72 पहले से ही गश्त पर हैं। जाहिर है कि तालिबान के अफगानी सरहद लांघने की आशंकाओं को देखते हुए रूस सतर्क हो चुका है। रक्तबीज की तरह फैलने वाले तालिबानियों को रोकने की पूरी तैयारी है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी कोहराम पर विश्व बिरादरी मौन है, जबकि ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर खून उबलना चाहिए था। तालिबानियों के समूल नाश के लिए सामूहिक संकल्प होना चाहिए था, लेकिन दुनिया खामोश है और अफगानिस्तान लहूलुहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आतंकियों को पालने का अंजाम पाकिस्तान कई बार भुगत चुका है। अब तालिबान की मदद का नतीजा भी शायद वैसा ही होगा। तालिबान को बारूद की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब खुद ऐसे हाल में पहुंचने लगा है जब एक छोटी सी चिंगारी मुल्क के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। तालिबान के धमाकों से सुकून महसूस करने वाली पाकिस्तानी फौज अचानक बेचैन क्यों हो गई? क्योंकि अफगानिस्तान की हिंसा वाली आग उसकी सीमा पर धधकने लगी है। पाकिस्तान की आर्मी अब अफगानिस्तान बॉर्डर पहुंच गई है ताकि पाकिस्तान को किसी भी मुसीबत से महफूज रखा जाए। तालिबानियों की बंदूक से निकलने वाली गोली कहां से आती है? तालिबान को हमले के लिए रॉकेट कौन देता है? इतने बड़े धमाके के लिए बारूद की खेप कहां से आ रही? हथियारों की ताकत, अफगान फौज से लड़ने की हिम्मत और तुर्की जैसे देश को चैलेंज करने की जुर्रत तालिबान कैसे कर रहा है? जवाब आपको पता है, लेकिन एक ट्वीट आपके जवाब को और पुख्ता करने वाला है। यह अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के मुताबिक तालिबान को पाकिस्तान की सेना और ISI की मदद मिल रही। पाकिस्तान से तालिबान को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई हो रही। तालिबान का संबंध लश्कर तैयबा और अलकायदा के साथ है। पाकिस्तान को अब तक तालिबान की हर कामयाबी खुशी दे रही थी, लेकिन अब हिंसा की आग पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 2600 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग तो बहुत पहले लगा दी गई थी, लेकिन पाकिस्तानी बारूद और बम से तालिबान इतना ताकतवर हो चुका है कि कंटीले तारों की दीवार उसे 2 मिनट भी नहीं रोक सकती। मेड इन पाकिस्तान हथियारों से जब अपनी ही सीमा पर खतरा महसूस होने लगा तो बेचैनी इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हो गई। पाकिस्तान की सेना के कैंपों से अचानक हजारों सैनिकों को तैयार होने का आदेश मिला और फिर हथियारों के जखीरे के साथ पाक फौज की रवानगी कर दी। पाकिस्तान की सेना का काफिला पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पहुंचा। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाक फौज का कड़ा पहरा है, तो दूसरी तरफ तालिबानी। चुनौती बहुत बड़ी क्योंकि सीमा 2600 किलोमीटर लंबी। पाकिस्तान को हर जगह निगाह रखनी, मुस्तैद रहना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला पाकिस्तान को तालिबान से कैसा खतरा? बिना पाकिस्तान के समर्थन के तो तालिबान कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। आपको पाकिस्तान के डर से हैरानी हो रही होगी,
5 बजे इस तालिबान को हैंडल कर रहे हैं। उससे डरने की क्या जरूरत है? तो जान लीजिए कि तालिबान अफगानिस्तान की जमीन पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है और अब पाकिस्तान की सीमा तक पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की जिन चौकियों में सेना रहती है वहां अब तालिबान का कब्जा है। पाकिस्तान आतंकियों की मदद कर रहा है, खून बहाने वाले हथियार दे रहा है, लेकिन बेकसूर लोगों, महिलाओं और बच्चों की मदद नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की सेना बॉर्डर पर रहकर इस बात को सुनिश्चित करेगी कि अफगानिस्तान से जान बचाकर भागने वाले लोग पाकिस्तान में न आ जाएं। कंटीले तारों वाले बॉर्डर को एक ऐसा पिंजरा बनाया जा रहा है जिसमें रहना अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते। तालिबान की बढ़ती ताकत के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान की सीमा में आने लगे हैं। शनिवार को स्थिति पाक अफगान बॉर्डर पे बेकाबू हो गई। सेना ने इन शरणार्थियों को रोकने की बहुत कोशिश की थी। पाकिस्तान की सेना की मुस्तैदी का यही असर होगा कि अफगानिस्तान के जो लोग तालिबानियों से बचना चाहते हैं वो बॉर्डर पर मारे जाएंगे। गोली पाकिस्तानी सेना की भी हो सकती है और तालिबानी आतंकियों की भी। पाकिस्तानी सेना और शरणार्थियों के बीच झड़प भी हुई। लोग तालिबानियों से जान बचाने की गुहार लगाते हुए पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गए। पाकिस्तान में पहले से ही अफगान के शरणार्थी मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुताबिक 1970 से अब तक करीब 30 लाख अफगानी नागरिक पाकिस्तान आ चुके हैं। अब हालात को समझिए। तालिबानी लगातार हमला कर रहे हैं। अगला टारगेट काबुल है। तालिबान का बिना सिर पैर वाला कानून भी कई इलाकों में लागू हो चुका है। लड़कियों के स्कूल तबाह किए जा रहे हैं। कलाकारों की हत्या हो रही है। ऐसे समय जिस देश से सबसे बड़ी सीमा लगती है वहां फौज का पहरा हो गया है। अफगानिस्तान के लोगों की आखिरी उम्मीद भी इसी के साथ खत्म हो गई है। अब अफगानिस्तान में जिन लोगों को तालिबान मंजूर नहीं, उनके पास मरने या जेल में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, अफगानिस्तान की सेना भी दूसरे देशों की सीमा में घुसकर जान बचा रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर चौकियों पर कब्जे की लड़ाई हो रही। तालिबान लगातार कब्जा जमा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि कहीं अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान की सीमा पर ना आ जाए। पाकिस्तान को लगता है कि अफगान के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुस जाएंगे और उनका पीछा करने वाले तालिबानी भी पाकिस्तान की सीमा में आ जाएंगे। इससे पाकिस्तान के इलाके में भी युद्ध शुरू हो जाएगा। अब तक सरहदों पर पाकिस्तान की एफसी, लेविस फोर्स और अर्धसैनिक बल तैनात थे, लेकिन उन्हें वापस बुला लिया गया है और पाकिस्तानी फौज के जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही तालिबान से बचने के लिए अफगानिस्तान की फौज के तकरीबन 1000 सैनिक तजाकिस्तान भाग गए थे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इमरान खान के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के साथ टीटीपी के आतंकी भी आ सकते हैं। कई राज्यों में टीटीपी के हमलों के कारण पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद के बावजूद पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद नहीं कि टीटीपी के साथ सुलह हो जाएगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की वायुसेना पाकिस्तान से उसकी सीमा में घुसने की इजाजत मांग चुकी है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर तालिबान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल होने देना नहीं चाहता। पाकिस्तान अमेरिका को भी एयरबेस के लिए जमीन देने से मना कर चुका है। पाकिस्तान की सेना की तैनाती के बाद अब अफगानिस्तान की वायुसेना भी अपनी सीमा में रहेगी। तालिबान को भले ही पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया, लेकिन अब उसी वजह से पाकिस्तान को दिन रात अफगानिस्तान सीमा पर चौकसी रखनी होगी। पाकिस्तान की आर्मी की बहुत बड़ी शक्ति अब वहां लगेगी। फिलहाल हालात तो यही कि पाकिस्तान अब एलओसी से भी ज्यादा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा का ख्याल रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। काला सागर में रूस के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया गया। 13 दिनों तक 32 देशों की नौसेना ने रूस की नाक के नीचे बारूदी धमाके किए। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन सब कुछ देखते रहे, लेकिन अब पुतिन एक्शन मोड में है। जिस ब्लैक सी में सी ब्रिज एक्सरसाइज के जरिए पुतिन को धमकाया गया, उसी काला सागर में पुतिन ने भी ट्रेलर दिखाकर अपने सभी शत्रुओं को सन्न कर दिया। आखिर कैसे काला सागर बन सकता है रूस और अमेरिका का बैटल ग्राउंड, आपको देखें। ब्लैक सी की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते ये जंगी जहाज रूस के नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका और उसके 31 साथी देशों के हैं। वैसे तो काला सागर समंदर का वो इलाका है जहां महाबली रूस का दबदबा दशकों से चला आ रहा है।
रूस की नेवी के जंगी बेड़े इस समुद्री इलाके में न सिर्फ गश्त लगाते हैं बल्कि वॉर ड्रिल करते हुए भी दिखते हैं। ऐसे में हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर जिस ब्लू बैटल ग्राउंड में रूस जैसी महाशक्ति की धमक हो, वहां सुपर पावर अमेरिका की मौजूदगी क्यों अमेरिकी नौसेना के साथ साथ नाटो कंट्री के समुद्री योद्धाओं ने ब्लैक सी में दस्तक दी? क्या ब्लैक सी के रास्ते अमेरिका रूस पर हमला करने की तैयारी में है? क्या जल्द ही नाटो रूस के समुद्री इलाके पर कब्जा करने वाला था? और सबसे अहम ये कि क्या रूस समंदर में आगे बढ़ रहे इस खतरे से अनजान था? तो जान लीजिए, अमेरिका समेत 31 देशों ने ब्लैक सी में एक वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया, जिसकी अगुवाई किसी और ने नहीं बल्कि रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन ने की। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर 30 देशों को ब्लैक सी में आने का न्योता दिया, वो भी अपने समुद्री लड़ाकों के साथ, और इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया सी ब्रिज 2021। 2 सप्ताह तक अमेरिका समेत 32 देशों के जंगी लड़ाके काला सागर में बारूद बरसाते रहे, समंदर में कोहराम मचाते रहे। जानकारी के मुताबिक 28 जून से 10 जुलाई तक ब्लैक सी में सी ब्रिज 2021 एक्सरसाइज की गई। इस दौरान 32 देशों के 5000 ट्रूप्स ने समुद्री युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इसके अलावा 40 एयरक्राफ्ट, दर्जनों फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स भी ड्रिल में शामिल हुए। अमेरिकी नौसेना ने अपनी साइलेंट किलर सबमरीन्स को भी ब्लैक सी में उतारा। 13 दिनों तक चले इस युद्धाभ्यास में 18 स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि रूस को इस युद्धाभ्यास की पूरी जानकारी थी। रूसी डिफेंस ने यूक्रेन और अमेरिका को ब्लैक सी में सी ब्रिज 2021 न करने की चेतावनी भी दी, मगर अमेरिका और यूक्रेन ने रूसी प्रेसिडेंट की धमकी को हवा में उड़ा दिया और बेहद विस्फोटक अंदाज में सी ब्रिज 2021 को काले सागर में अंजाम दिया, बिना किसी डर और हिचक के। उस दौरान तो अमेरिका, यूक्रेन और नाटो के 30 देशों ने रूस की वार्निंग को धुएं में उड़ा दिया। रूस भी सी ब्रिज एक्सरसाइज को चाह के भी नहीं रोक पाया, क्योंकि ब्लैक सी में रूस ही नहीं बल्कि 5 और देशों के भी समुद्री इलाके आते हैं। इसे समझने के लिए आप इस एनिमेशन को गौर से देखिए। असल में 6 देशों के बीच में काला सागर मौजूद है। ब्लैक सी का बड़ा हिस्सा महाबली रूस के पास है, जबकि तुर्की, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया और जॉर्जिया की समुद्री सीमा भी ब्लैक सी में मौजूद है। जिस जगह पर सी ब्रिज 2021 एक्सरसाइज की गई, वो इलाका रूस के समुद्री सीमा से चंद किलोमीटर की दूरी पर था। यूक्रेन और जॉर्जिया को छोड़कर बाकी सारे देश नाटो मेंबर हैं और उनकी समुद्री सीमा भी काला सागर में है। ऐसे में अमेरिका को ब्लैक सी में एंट्री मारते देर नहीं लगी, मगर इस बात से रूस खफा है। प्रेसिडेंट पुतिन नाराज हैं क्योंकि यूक्रेन और बाकी देशों की शह पर अमेरिका ने ब्लैक सी में आकर रूस को अपना बारूदी ट्रेलर दिखाया। इसी के चलते रूस और अमेरिका के बीच ब्लैक सी में वॉर की आहट तेज हो गई। रूस ने इस युद्धाभ्यास के फौरन बाद पेंटागन को चेतावनी देते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी किया। काला सागर यानी अब रूसी राष्ट्रपति आर पार के मोड में है। समंदर में बारूदी ताकत दिखाने का ट्रेलर शुरू हो चुका है। अब किसी भी वक्त ब्लैक सी में कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब बात कोरोना के जन्मदाता चीन की, जो कुदरत की मार से त्राहिमाम कर रहा है। 1000 साल बाद भयानक बाढ़ का कहर झेलने के बाद यहां साइक्लोन का सुपर अटैक होने वाला है। 5 दिन पहले ही चीन में बारिश और बाढ़ का ऐसा हमला हुआ, कई जिंदगियां डूबती बहती चली गईं। अब एक बार फिर चीन पर कुदरत की बड़ी मार पड़ने वाली। 1 हफ्ते के भीतर वहां भीषण बाढ़ के बाद तूफान का कहर मचने वाला है। हो सकता है कि दोबारा बाढ़ का अटैक भी हो जाए। दरअसल आज चीन में तूफान इन्फा की एंट्री हो गई और अब चीन में 1 साल के भीतर 6ठे तूफान का हमला तय है। चीन में कुदरत का बैक टू बैक कहर। मंगलवार को प्रलयंकारी बाढ़ का कहर, कांप उठे ड्रैगनलैंड के गांव और शहर। एक दिन में साल भर के बराबर बरसात। 1000 साल बाद चीन ने ऐसी बाढ़ देखी और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही तैरने लगी। चीन का हेनान प्रांत अभी भी सैलाब में डूबा है। सेंट्रल चाइना मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबा है। कहीं जेट पंप से पानी निकाला जा रहा है तो कहीं जेसीबी के सहारे पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इस भयंकर बाढ़ से चीन में करीब 60 लोगों की जान जा चुकी और 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और करीब 1 लाख लोगों को बाढ़ से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है। मतलब भयंकर बाढ़ ने पिछले 5 दिनों से चीन का सीन बिगाड़ रखा है। इस बीच यहां सुपर साइक्लोन का हमला हुआ है। रविवार को तूफान इन्फा चीन के पूर्वी तट से टकरा है। चीन की मौसम एजेंसी के मुताबिक इन्फा साइक्लोन ने
शंघाई के दक्षिण यानी जेजियांग प्रांत के झोशान में दस्तक दी। शंघाई के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। शंघाई में पार्क और पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। जेजियांग प्रांत में लेवल 1 इमरजेंसी रिस्पांस लागू कर दिया गया। स्कूल, बाजार और सभी कारोबार बंद करा दिए गए। ट्रेनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई और पोर्ट खाली करा दिए गए, क्योंकि चीन से पहले इंफा तूफान ताइवान से गुजरा, जहां करीब 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से साइक्लोन आया। भारी बारिश के बीच बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। आशंका है कि चीन में तूफान और विकराल रूप धारण कर सकता है। चीन के मौसम विभाग ने 250 से 350 मिलीमीटर यानी 10 से 14 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। अगर ऐसा होता है तो चीन में एक हफ्ते में तीसरा कहर बरपेगा और ड्रैगनलैंड एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका झेलेगा। साउथ ईस्ट एशिया के देश फिलीपींस में भी बाढ़ ने जबरदस्त कहर मचा रखा है। राजधानी मनीला और बाहरी इलाकों में पानी प्रलय बनकर बह रहा है। दरअसल फिलीपींस में लगातार बारिश के कारण मारिकिनी नदी उफान पर है और उसका पानी कई शहरों को डुबो रहा है। बाढ़ के कहर के बीच पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक मेट्रो मनीला में मारिकिना नदी के पास लगभग 14,000 लोगों को निकाला गया। मनीला के पूर्व में रिजाल प्रांत के 3 शहरों में लगभग 1800 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है। केविटे प्रांत में भी 300 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश की वजह से यहाँ पहाड़ भी कांप रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों का मलबा रिहायशी इलाकों में गिर रहा है, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश की आशंका जताई। यूरोप के एक देश बेल्जियम में भी सैलाब ने भयानक संकट खड़ा कर दिया। यहाँ पानी का तेज बहाव आया कि कारें खिलौने की तरह बहने लगी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बेल्जियम में खास तौर से ब्रेसेल्स शहर के वालून, बरबांता और नामूर प्रांतों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ भारी बारिश और बाढ़ से 36 लोगों की मौत हो चुकी और 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बेल्जियम के लोग कहते हैं कि उन्होंने जीवन में ऐसा सैलाब नहीं देखा और आगे संकट बड़ा होने वाला है, क्योंकि आगे कई दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक वार्निंग दी है। चेतावनी धरती पर आने वाले खतरे से जुड़ी है। दावा किया गया है कि ताजमहल से 3 गुना बड़ी आकार का उल्का पिंड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मांड से आने वाला आग का ये गोला आखिर धरती के किस हिस्से से टकराएगा और कितनी तबाही मचाएगा। देखिए रिपोर्ट। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या धरती पर मंडराने लगा है तबाही का खतरा? क्या आसमान से दुनिया पर गिरेंगे आग के गोले? चंद घंटों पर धरती के किसी कोने में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। जी हां, खतरा जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से हजारों मील दूर पहाड़ से धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दावा किया है कि पृथ्वी की तरफ एक विशाल उल्कापिंड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो पिंड ताजमहल से भी 3 गुना बड़े आकार का है। जरा सोचिए, इतना बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो फिर क्या होगा? यकीनन मंजर खौफनाक नहीं बल्कि बेहद भयावह होगा। जिस हिस्से पर उल्कापिंड गिरेगा उसका वजूद खत्म हो जाएगा, नक्शा बदल जाएगा। आखिर कौन सा है वो उल्कापिंड? धरती के किस कोने में वो टकराएगा? ये भी जानना बेहद जरूरी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के उल्कापिंड ट्रैकर्स ने इस उल्कापिंड की पहचान भी कर ली है। उल्कापिंड का नाम है 2008 G020। हालांकि नासा का यह कहना है कि इस उल्कापिंड से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये धरती से कुछ किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसके धरती से टकराने की आशंका भी जताई है, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ताजमहल से 3 गुना बड़ा ये उल्कापिंड रविवार रात को किसी भी वक्त धरती के बेहद करीब से गुजर सकता है, या फिर मुमकिन ये भी है कि ये पृथ्वी से टकरा जाए। अगर अनुमान के मुताबिक ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के इतिहास में ये खगोलीय घटना महाखतरा साबित होगी, क्योंकि अंतरिक्ष के उल्कापिंड का आकार बहुत ज्यादा बड़ा है।
इसकी गति भी इतनी ज्यादा है कि उल्कापिंड के टकराने से धरती का एक हिस्सा धधकने लगेगा। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे उल्कापिंड को नासा ने सबसे पहले साल 1935 में देखा था। इसके बाद भी साल 1977 में पृथ्वी की नजदीक से यह गुजरा था। हालांकि उस दौरान इसका आकार कम था, मगर इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा विकराल हो चुका है। एक बात यह भी गौर करने वाली है कि अगर यह धरती से टकराता है तो उससे पहले उल्कापिंड कई छोटे छोटे कणों में बंट जाएगा। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव हुए, लेकिन चुनाव में इमरान सरकार की साजिश की पोल खुल गई। चुनाव के वक्त मीरपुर से लेकर कोटली तक जमकर हिंसा हुई, पोलिंग एजेंट की हत्या कर दी गई। वोटिंग के वक्त स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पीओके के नेता भारत से मदद मांगने की बात कहने लगे। कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव के दौरान ये पहला दृश्य है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव के दौरान हिंसा की ये दूसरी तस्वीर है। पीओके में फर्जी चुनाव के वक्त की ये तीसरी तस्वीर है। ये तीन तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया का सारांश है। पीओके में न्याजी हुकूमत की मनमानी की पूरी कहानी है। इसमें हाथापाई, लाठी डंडे से लेकर राइफल तक गरज रही है। आम कश्मीरियों को वोट देने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। लाठी डंडों से पिटाई वाली तस्वीर देखी। वोटर और सरकारी पार्टी के मान्यता प्राप्त गुंडों के बीच ये झड़प हो रही है। खूनी टकराव चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं और वर्दी वाले इधर उधर घूम रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से कांपती तस्वीर मीरपुर की। बताया जा रहा है कि वोट डालने के लिए पहुंचे लोगों को डराने के लिए, उन्हें बूथ से भगाने के लिए न्याजी की पार्टी के गुंडे गोलियां बरसा रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की है पीओके के कठपुतली प्रधानमंत्री फारूक हैदर खान ने। हैदर खान के मुताबिक ये बंदूकधारी गुंडे इमरान खान की पार्टी पीटीआई के गुंडे हैं और वोटर्स को डराने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर मुस्तैद हैं। इन्हीं गुंडों ने बूथ के अंदर घुसकर एक पोलिंग एजेंट की हत्या कर दी। दरअसल पीओके में जारी चुनाव में इमरान खान की पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। लोग इमरान खान की पार्टी के कैंडिडेट का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, लिहाजा लोगों को पोलिंग बूथ तक आने नहीं दिया जा रहा। जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें पीटा जा रहा है। चुनाव के नाम पर नाटक करा रहे पाकिस्तानी हुक्मरानों से अजीज आ चुके पीओके के तमाम नेता भी खुलकर भारत से मदद मांग रहे हैं। आपको बता दें कि पीओके में कश्मीर ने 53 सीटें तय कर रखी, लेकिन सिर्फ 45 सीटों पर चुनाव होता है। 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 3 सीटें विज्ञान विशेषज्ञों के लिए हैं। इस चुनाव में इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी चुनावी मैदान में है, लेकिन इमरान की पार्टी का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। बिलावल भुट्टो खुलकर कह चुके हैं कि इमरान खान ने पीओके के लोगों को ठगा है। इसी ठगी से नाराज लोग अब इमरान खान के खिलाफ वोट डालने पहुंचे हैं। तो मारपीट की जा रही है, गोलियां दागी जा रही हैं, लाशें गिराई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देश के बड़े हिस्से में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तबाही मची है। यहां बीते 3 दिनों में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1,35,000 से ज्यादा लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट किए गए और लगातार TV9 भारतवर्ष आपको महाराष्ट्र की आपदा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम सांगली जिले में पहुंची। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी तैरती दिखी है। सड़कों पर 10 से 15 फीट तक पानी, बस्ती बस्ती में बाढ़ और बेबस जिंदगानी। बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें महाराष्ट्र की सतारा जिले की, जहां बारिश के कारण कृष्णा नदी बेकाबू हुई तो गांव के गांव जलमग्न हो गए। हर तरफ तबाही तैरने लगी। TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार देश की आफत के बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही। महाराष्ट्र के इस हिस्से में भी हमारे संवाददाता और कैमरा पर्सन पहुंचे तो शहर से पहले ही उनका प्रचंड वेग से सामना हुआ। इस वक्त हम सांगलवाड़ी गांव में हैं और आप तस्वीर देखिए कि स्थिति कितनी खराब है। और आप देखिए इस तरफ पानी कितनी तेजी से बह रहा है। देखिए ये सभी लोग इस
स्थिति से होते हुए जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता सांगली सिटी से जोड़ता है, लेकिन ये पानी भरने की वजह से स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए पानी की धार कितनी तेज है, जहाँ पर हम खड़े हैं बहुत ज़्यादा करंट है इसका और लहर इतनी तेज है, ये बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है। आगे पानी और ज्यादा था, बहाव बेहद खतरनाक था, लिहाजा हमारी टीम को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। हम इस वक्त ट्रैक्टर में बैठकर सांगली सिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो होती है वो यहाँ से नहीं जा सकती, पानी बहुत ज़्यादा है और पानी के बहाव में सिर्फ ट्रैक्टर ही एक ऐसी गाड़ी है जिसके जरिए ये क्रॉस किया जा सकता है। मैं इस तरह की तस्वीर दिखाता हूँ आपको। हमें इसी रास्ते से होकर आगे की तरफ जाना है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पानी की लहर जानकारी के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। सांगली के पहाड़ पानी की प्रचंड धारा किसी का भी हौसला तोड़, लेकिन ट्रैक्टर पर बैठकर हम शहर का हाल जानने आगे बढ़ चले। लेकिन बीच रास्ते में अचानक पानी के बहाव से ट्रैक्टर भी कांपने लगा। देखिए यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, झटका बहुत जोर का आया है और अब गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के पीछे जो वजह है वो ये कि यहाँ से देखिए मैं लहर दिखाता हूँ आपको और इसी से हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये कितना खतरनाक है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ट्रैक्टर पर बहुत फोर्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स है, हम महसूस कर सकते हैं इसको और इतनी तेज रफ्तार है। देखिए ट्रैक्टर का जो टायर है वो काफी डूबा हुआ है, अगला टायर जो मैं देख पा रहा हूँ वो पूरी तरह से डूबा है। यहाँ पर बहाव बहुत ज्यादा है। सांगली शहर में प्रवेश करते ही हमें अतः पानी दिखा। चौक चौराहा मकान दुकान सब पानी में डूबे थे, कई इमारत तो एक मंजिला से भी ज्यादा डूबी थी। शहर मानो शहर नहीं बल्कि नदी बन चुका है। यकीन मानिए ये लोगों के लिए बहुत ही इस वक्त चुनौती वाला समय है और जैसे जैसे हम शहर के आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये तस्वीरें और भी खतरनाक दिखाई दे रही हैं। आप देखिए सब कुछ यहाँ पर डूबा हुआ है। सांगली शहर की बाढ़ में न सिर्फ घर बाजार स्कूल और अस्पताल डूबे बल्कि हजारों लोग जहां तहां फंसे भी। ग्राउंड रिपोर्ट के समय हमारी नजर ऐसे ही एक परिवार पर पड़ी तो जिम्मेदार पत्रकारिता के नाते हमने उनसे उनका हाल जाना। आप लोग ये बताइए कि कोई आप लोग का भी परेशानी है, यहाँ से जाना चाहते हैं आप लोग फिट है, कोई दिक्कत नहीं है? खाने पीने की चीजें, पानी दवा का औषध, पानी दवा वगैरह कुछ? एक मिनट रुक जाइए, तो आप थोड़ा सा बोर्ड रोकिएगा, प्लीज रोकिएगा जी। बताइए कौन है आपके घर में, कौन है पेशेंट? तो उनको अस्पताल ले जाना है, अभी ठीक हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग को खाने पीने की स्थिति का कोई सब कुछ है ना? चलिए। सांगली में एनडीआरएफ और आर्मी की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। ऐसे ही एक ऑपरेशन की साक्षी हमारी टीम भी बनी। देश में चाहे कोई विपत्ति हो, कोई आपदा आए, इंडियन आर्मी लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस वक्त इंडियन आर्मी की 3 टीमें सांगली पहुंच चुकी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। सांगली में न सिर्फ गांव मकान और खेत खलिहान डूब रहे हैं बल्कि लोगों के अरमान भी डूबते जा रहे हैं। आप देखिए ये चीकू का बागान है और उसका जो पेड़ है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है और फल आप देख सकते हैं चीकू का आया हुआ है और पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ है और लगातार ये पानी इस गांव की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गांव के जो घर हैं जो डूबे हुए हैं उनका जलस्तर और बढ़ रहा है, यानी कि घर जो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं वो भी अगर इसी तरह से लगातार पानी का बहाव रहा तो वो भी डूब सकते हैं। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, सांगलवाड़ी। वेनेजुएला में एक लेडी गैंगस्टर पकड़ी गई है। लेडी गैंगस्टर 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की ने हुस्न को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। ये खतरनाक लड़की इतने अपराध कर चुकी है कि पुलिस को लाखों डॉलर का इनाम रखना पड़ा। कई बरसों की तलाश के बाद लेडी गैंगस्टर को पकड़ा जा सका है। ताबड़तोड़ मर्डर और लूट करने वाली लड़की को लोग क्राइम क्वीन भी कहते हैं। अपराधी अपना चेहरा छिपाते हैं, लेकिन ये लेडी गैंगस्टर सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। तरह तरह के फोटो खिंचवाती थी और अपलोड करती थी। मॉडल जैसी दिखने वाली इस लड़की की उम्र सिर्फ 22 साल है, लेकिन इसके क्राइम कुंडली देखकर किसी का भी सर चकरा जाए। बस इतना ही काफी कि इस पर $5 लाख का इनाम था।
स्टाइलिश कपड़े और लेटेस्ट हथियारों को खरीदने की शौकीन इस लड़की का नाम है कार्ला डियाज टोरेल्वा। पुलिस की फाइल में नाम और ये चेहरा एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का है। पुलिस इस लेडी गैंगस्टर को लंबे समय से तलाश रही थी, अब कामयाबी मिली और ये सलाखों के पीछे है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ये लड़की आतंक का पर्याय बन गई थी। किडनैपिंग, डकैती और मर्डर जैसे तमाम अपराध इस लड़की ने किए। हथियारों के साथ ये सिर्फ तस्वीर ही नहीं खिंचाती थी, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल भी करती थी। वेनेजुएला की क्राइम क्वीन बनने के लिए दूसरे गैंग को कमजोर करती थी, दूसरे गैंग के सदस्यों को चुन चुन कर मार रही थी। कार्ला अपने हुस्न का भी पूरा फायदा उठाती थी। दूसरे गैंग के लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाने के बाद ये बेरहमी से उनका काम तमाम कर देती थी। इन तस्वीरों के जरिए कार्ला ये भी दिखाने की कोशिश करती थी कि उसके गैंग के पास कितने घातक हथियार हैं। इस चालाक गैंग को पुलिस पकड़ नहीं पाती। पुलिस से कुख्यात अपराधी कार्लोस लुइस को पकड़ने राष्ट्रपति महल के पास पहुंची थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान वो भाग निकला और उसकी पार्टनर कार्ला पकड़ी गई। ग्लैमरस गैंगस्टर कार्ला एक बच्चे की मां है। पुलिस के मुताबिक कार्ला कुख्यात अपराधी कार्लोस लुइस की राइट हैंड थी। फीमेल गैंगस्टर दुश्मनों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनका अपहरण करती थी और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। यूरोप से लेकर एशिया तक इन दिनों कुदरत का भीषण कहर बरपा है। बारिश, बाढ़ और तूफान, न जाने कितने मुल्कों में इन आपदाओं की मार पड़ रही है। जापान ओलंपिक पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि एक ताकतवर तूफान जापान की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण ओलंपिक के आयोजकों के हाथ पांव फूल रहे हैं। तो कितना दूर है ये संकट और कौन सा है ये तूफान, देखें इस रिपोर्ट में। टोक्यो ओलंपिक पर मंडराया संकट। आ रहा है भयानक तूफान नेपाल तक। जापान की राजधानी में टोक्यो में खेल के महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। दुनिया भर के खिलाड़ी यहां अपना सर्वश्रेष्ठ देने और मेडल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस पर कुदरत के कहर का खतरा मंडरा रहा है। जापान के मुख्य होन्शु द्वीप की तरफ एक शक्तिशाली तूफान बढ़ता आ रहा है। नेपाल तक नाम का ये तूफान अभी जापान से 1800 किलोमीटर दूर है और रविवार दोपहर इसकी रफ्तार थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुमान है कि मंगलवार को 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जापान के होन्शु द्वीप से टकरा सकता है और तब राजधानी टोक्यो समेत जापान के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। पानी में तेज लहरें उठ सकती है और लैंडस्लाइड भी हो सकता है और ओलंपिक खेलों पर इसका असर पड़ सकता है। लिहाजा ओलंपिक के आयोजनकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी। संभावित खतरे को देखते हुए रोइंग इवेंट को रीशेड्यूल किया गया और मौसम विभाग से तूफान के पल पल की जानकारी ली जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।